हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज का मतलब होता है वो हम फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हैं कि चार्ज क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब हम करंट देखेंगे, करंट क्या होता है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितनी स्पीड से हो रहा है उसका मेजरमेंट किससे होगा, करंट से होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास चार्ज है, ठीक है, उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा और जितना कम टाइम होगा उतनी करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो करंट को किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर है। ठीक है, मेजर्ड बाय एमीटर। ठीक है, जो करंट होता है एक डिवाइस है, डिवाइस का नेम क्या है, एमीटर। ठीक है, तो एमीटर से इसका मेजरमेंट किया जाता है करंट का। ठीक है, और एमीटर को हमेशा कैसे लगाया जाता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, जो एमीटर होता है, एमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो करंट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इट डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, मतलब वैसे तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ होती है, नेगेटिव टर्मिनल होती है बैटरी में। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ये हमारे पास ये बैटरी है। ठीक है, ठीक है, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और ये वाला कौन सा टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो जो करंट का फ्लो होगा वो कहाँ से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होता है, नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, भले इसमें डायरेक्शन होगी पर ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका एल्जेब्रिक सम किया जाता है हमेशा। ठीक है, वेक्टर सम नहीं किया जाता, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ठीक है, चलो उसके बाद टाइप ऑफ करंट। ठीक है, करंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं जो करंट है, करंट की डायरेक्शन इधर है, कितनी है, 50 एम्पियर का करंट इधर को फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो करंट है ना, उसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है लेकिन करंट की जो वैल्यू है ना वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है, इसी डायरेक्शन में, लेकिन करंट की वैल्यू कितनी है, 40 एम्पियर। इसी डायरेक्शन में करंट की वैल्यू कितनी है, 30 एम्पियर। इसी डायरेक्शन में करंट की वैल्यू 20 एम्पियर। इसी डायरेक्शन में करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, और लास्ट में करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, उसके बाद जो करंट है, अब डायरेक्शन यहाँ पे देखना, करंट की वैल्यू भले कम हो रही थी लेकिन करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसी करंट की वैल्यू 0 में पहुंची वैसी क्या हो जाएगा, करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होएगा, 10 एम्पियर, फिर कितना होएगा, 20 एम्पियर, फिर कितना होएगा, 30 एम्पियर, 30 के बाद 40, फिर लास्ट में कितना हो जाएगा, 50 एम्पियर। मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचने के बाद, 50 एम्पियर में पहुंचने के बाद अब वो फिर रिवर्स होएगा। 50 के बाद कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 के बाद 30, 30 के बाद 20, 20 के बाद 10। डायरेक्शन इन सब में सेम थी, जैसे 0 में पहुंचेगा, 0 के बाद डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू तो हर पॉइंट में चेंज होती है। ठीक है, देखना करंट की जो वैल्यू है ना वो हर पॉइंट में चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 40, फिर 50, फिर 40, फिर 30, 20, 10, अलग अलग पॉइंट में अलग अलग करंट की वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन एक पीरियोडिकली चेंज होती है। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन हर पॉइंट में चेंज नहीं हुई है। ठीक है, इन सारे पॉइंट में डायरेक्शन क्या है, सेम है। वैल्यू भले अलग अलग होगी, करंट के मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम सेम है। ठीक है, लेकिन इस वाले में डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी यहाँ पे, तो एक टाइम पीरियड के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इधर टाइम चल रहा है, इधर करंट की वैल्यू है। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, जैसे करंट की वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ रही है, पहले 0 थी, फिर 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, फिर कितनी मैक्सिमम वैल्यू 50 में पहुंच गई, इसको आई नॉट बोला जाता है। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना इसको आई नॉट लिखेंगे। ठीक है,
उसके बाद रिवर्स होता है, 50 वैल्यू में पहुंचने के बाद क्या होता है, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 के बाद फिर रिवर्स, ये रिवर्स डायरेक्शन वाले के लिए, ठीक है। ये जब आगे जा रहा था उसके बाद ये पीछे वाले डायरेक्शन के लिए, रिवर्स वाले डायरेक्शन के, फिर रिवर्स वाले डायरेक्शन में भी तो बढ़ेगा ना, 10 होएगा, 20 होएगा, 30 होएगा, 40 होएगा, 50 मैक्सिमम में पहुँचने के बाद अब वहाँ से भी घटने लग जाएगा, फिर उसी डायरेक्शन वापस आएगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है ये, ठीक है। चलो, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, इसको डीसी करंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम इज नोन एज डीसी, ठीक है। डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं, जिसमें करंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किसका है, डीसी करंट का ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ है, ठीक है। तो ओम्स लॉ आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या बोल रहे हो यहाँ पे कि पोटेंशियल अगर हम उसके दोनों एंड में लगाएंगे, जैसे कि ये हमारे पास क्या, कोई एक कंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एक कंडक्टर मान के चलते हैं, ठीक है। इसमें हमने पोटेंशियल लगाया है, ठीक है। पोटेंशियल मतलब हमने एक बैटरी लगाई है, इसके दोनों एंड के अक्रॉस हम लोगों ने क्या लगाया, पोटेंशियल लगाया। ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो उसके दोनों एंड में हम लोगों ने कंडक्टर के क्या लगाया, पोटेंशियल अप्लाई किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। मतलब इस बैटरी से जो निकलने वाला करंट होगा, इसका वोल्टेज V मान के चलते हैं, बैटरी का वोल्टेज V है और इससे जो करंट निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी I है। तो जो V होगा, जो तुमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सिंपल से इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ज़्यादा करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। प्रोपोर्शनल के बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट क्या होता है, आर, ठीक है, जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, वेयर आर इज कांस्टेंट कॉल्ड अ रेजिस्टेंस, ठीक है। जो R होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद आ जाता है ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट वो उन सर्किट को बोला जाता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। सर्किट्स विच ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज द ओमिक सर्किट। जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओमिक सर्किट बोलते हैं। ओमिक सर्किट हमेशा स्लोप कैसा बनता है इसका, ओमिक जो सर्किट होता है, ओमिक सर्किट के लिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन निकलती है। लाइन कहाँ से, ओरिजिन से जनरेट होती है, ठीक है। तो ओमिक जो सर्किट होता है, ओमिक सर्किट हमेशा याद रखना, ओमिक सर्किट का जो ग्राफ होगा वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन से, ठीक है। हमेशा ओरिजिन से निकलता है ये, ठीक है। ये ओमिक सर्किट है। अगर ये एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है। और टेन थीटा क्या होता है, V/I होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ओमिक सर्किट में जो स्लोप होता है, ये स्लोप है, ठीक है। जो ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या बताता है हमको, तो जो ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है कि एक ग्राफ बना रखा है, ये है R1, ये कोई और सर्किट के लिए, कोई और कंडक्टर के लिए, किसी दूसरे कंडक्टर के लिए, ठीक है। दोनों में से ये बताना है कि किस में रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हमको ये बताना होगा किस में रजिस्टेंस ज़्यादा है, तो कोई एक चीज़ फिक्स कर देंगे, या तो I फिक्स कर देंगे या V फिक्स कर देंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ फिक्स कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते, ये पॉइंट दोनों का फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे I फिक्स कर देते हैं दोनों के लिए, ठीक है। करंट दोनों के लिए फिक्स कर देते हैं, मतलब करंट की वैल्यू इतनी है दोनों के लिए, ठीक है। तो करंट की वैल्यू यहाँ इस पॉइंट में, अगर इस वाले ग्राफ में मैं इस पॉइंट में देखूंगी, तो इस पॉइंट में करंट की वैल्यू जो होगी, इस वाले ग्राफ के लिए इस पॉइंट में करंट की वैल्यू भी उतनी ही होगी, ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू उतनी है ना, हम लोगों ने I की वैल्यू सेम रख रखी है, ठीक है। चेंज कौन सी चीज़ होगी, देखना, जो वोल्टेज होगा ना, जो पोटेंशियल अप्लाई किया था वो चेंज होगा। अब देखना, दोनों में से सेम करंट की वैल्यू के लिए पोटेंशियल किस में ज़्यादा था, ठीक है। करंट की वैल्यू तो सेम है, लेकिन पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, इस वाले में, R1 वाले में, ठीक है। इसका मतलब जो R1 वाला यहाँ पे दे रखा है, इसमें क्या है, ज़्यादा पोटेंशियल है, करंट की वैल्यू कम है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे,
ठीक है। तो जो आर होता है ना, आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आई, वी की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब आर की वैल्यू भी क्या होएगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो वी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, R1 के लिए वी की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब जो R1 रजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, R2 रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है। उसके बाद है नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ओमिक सर्किट क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक कौन होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हो गई ओरिजिन से जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ओमिक सर्किट के लिए ग्राफ नहीं है। ठीक है, नॉन ओमिक सर्किट का। तो लिमिटेशंस ये ओम्स लॉ की, नॉट एप्लीकेबल इन नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, जो नॉन ओमिक सर्किट होंगे उनमें हम ओम्स लॉ नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इफ़ अ लार्ज करंट फ्लो, अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होएगा थ्रू अ कंडक्टर अकॉर्डिंग टू H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, हीटिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज एंड बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्ट्रेट लाइन वी गेट कर्व। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ बोल रहे हो यहाँ पे कि जो पोटेंशियल हम लोगों ने अप्लाई किया था उसकी जो एनर्जी है ना वो किस में वेस्ट हो जाएगी, हीटिंग में वेस्ट हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा जो कंडक्टर होता है अगर उसको थोड़ा सा चार्ज करेंगे ना, जैसे फ्रिज हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, अगर आप लोगों ने अपना चार्जर लगाया होगा, फ़ोन चार्ज किया होगा, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जो फ़ोन होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है। जो करंट होता है ना वो हमेशा हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो ये वो बोल रहे हैं कि अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो किस में वेस्ट हो जाएगी, काफ़ी एनर्जी किस में वेस्ट हो जाएगी, हीटिंग में वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमको ना एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पाएगी, हमको क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को डिटेल्स में देखते हैं कि रेजिस्टेंस होती क्या चीज़ है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि ना यहाँ पे कंडक्टर लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसमें करंट जनरेट हो रहा है तो करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूविंग है यहाँ पे। ठीक है, कंडक्टर में करंट जनरेट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन मूविंग है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, उनके डायरेक्शन सेम सेम है। ठीक है, चलो, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन है अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेंगे तो करंट तो अपने आप बन जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को लेके आते हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है कि रेजिस्टेंस कोई अलग से चीज़ आएगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे भी, तो वो कोलाइड भी तो करेंगे ना यहाँ पे। जब बहुत सारी एक रोड मान के चलते हैं, जो ये रोड है, ठीक है, एक जो सड़क है, यहाँ पे ना बहुत सारी कार है। ठीक है, अगर कार वहाँ पे बहुत सारी होंगी, ठीक है, तो उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी फिर। ठीक है, ताकि वो आपस में कोलाइड ना करे, ताकि वो आपस में टकराए ना। जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुँच रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास कंडक्टर है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जितनी स्पीड से, जब ये अकेला था एक इलेक्ट्रॉन, जितनी स्पीड से जब ये यहाँ पहुँच रहा था, जब हम 4-5 इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पे लेके आएंगे तो उतनी स्पीड से सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो गया, वो आपस में टकरा भी रहे होंगे, उनकी स्पीड कम होगी वहाँ पे। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जब आपस में कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में टकराते हैं, जो जितनी स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती है, उतने टाइम पे वो पहुंचते ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, टाइम अगर कम होएगा इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो यही रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कोई अलग से चीज़ नहीं होती कि यहाँ पे कोई और चीज़ आ जाएगी जो रोक रही होगी, मटेरियल रोक रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी हमारे पास कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं। जितनी उनकी स्पीड होनी चाहिए थी उतनी होती नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपस में बहुत सारे कोलाइड कर जाते हैं, उतने टाइम पे पहुँचते नहीं है वो जितना एक इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो रोकता है ना, इलेक्ट्रॉन को जो रोकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इसका मतलब जो करंट को डिक्रीज करता है। करंट डिक्रीज ही तो हो रहा था ना यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे थे, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो करंट कम होएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कोई अलग से चीज़ नहीं है, रेजिस्टेंस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को टकराना, करंट का कम होना। ठीक है, चलो,
तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रजिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, ठीक है। ये हर कंडक्टर की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो करंट को क्या करता है? रजिस्ट करता है, रोकता है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा? रोकेगा, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है? V/I। SI यूनिट क्या होती है? आर की ओम, ठीक है। ये ग्रीक लेटर है, इसको ऐसे बनाया जाता है ओम को, ठीक है। 1 ओम किसके इक्वल होगा? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे और कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होएगा? 1 एम्पियर का करंट फ्लो होएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा कितना होएगा? 1 ओम होएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉज बता रहे हैं, मैंने अभी बताया रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम होंगे, बहुत सारे आयंस वगैरह आपस में टकराएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो मटीरियल से भी टकराएंगे, वहाँ पे आयंस भी होंगे, उनसे भी टकराएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे? फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं? एटम से ही तो बनते हैं ना। जैसे कि हमारे पास एटम है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये एटम तो आयन बन जाएगा। यहाँ पे आयन क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा तो ये पॉजिटिव का आयन बन जाएगा। तो क्या होता है वहाँ पे कि जो ये इलेक्ट्रॉन आयन होते हैं आपस में टकराते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से पहुँचना चाहिए था उतनी स्पीड से पहुँचता नहीं है कभी भी, ठीक है। तो इफ़ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड विद अ सेल और बैटरी, ठीक है, जब कंडक्टर को हम सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कॉलिजन टेक्स प्लेस। कॉलिजन का मतलब होता है टकराना, ठीक है। कॉलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एटम एंड इलेक्ट्रॉन आयन। ड्यू टू these collision, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू रीच एट इट्स डेस्टिनेशन गेट इंक्रीज, ठीक है। मतलब जो टाइम होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ठीक है, उसके डेस्टिनेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचेगा तो उसका जो टाइम होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। जो टाइम रहता है उतने टाइम में पहुंचता नहीं है, वो टाइम बढ़ जाता है मतलब, ठीक है। सो दैट करंट इन द सर्किट गेट रिड्यूस, करंट की वैल्यू ऑब्वियसली कम होएगी वहाँ पे, ठीक है। एंड हेंस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कम्स इन द प्ले। अब रेजिस्टेंस आ जाएगा। बोलने का मतलब ये कि हम ये सोच रहे थे कि वोल्टेज तो हम इतना ही दे रहे हैं, वोल्टेज जो होगा, हम ये बोल रहे थे कि वोल्टेज तो हम 4 वोल्ट का दे रहे हैं, तो जो करंट है वो हमें 4 एम्पियर का क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है जो करंट को क्या कर रही है? कम करने का काम कर रही है। और वो कौन सी चीज़ है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन का टकराना, टाइम पे ना पहुँचना, ठीक है। इसीलिए V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, ठीक है। चलो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब किसी कंडक्टर का हम क्या निकाल रहे? रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। मान लेते हैं कंडक्टर है, इसका एरिया कितना A और इसकी लेंथ कितनी है? L है, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ना वो ये बोल रहे हैं कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है। पहले जो रेजिस्टेंस था ना वो इतने कंडक्टर के लिए था, ठीक है। इसको समझते हैं पहले। जो इलेक्ट्रॉन थे पहले वो इतने से इतने तक टकरा के जा रहे थे, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन थे ना उनको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था, ठीक है। इतने में टकरा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन, इतने में कोलाइड कर रहे थे, ठीक है। अगर मैंने कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी यहाँ पे, ठीक है, अगर कंडक्टर है उसकी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया और बड़ा कर दिया, यहाँ तक कर दिया कंडक्टर को, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन टकरा के जाएंगे। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? अब बढ़ जाएगी। पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन इतने में टकरा रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन इतने में टकराएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के साथ क्या होती है? बढ़ती है हमेशा, ठीक है। और बड़ा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ तक टकरा के जाएंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का टकराना है ना उसके ऊपर बात हो रही कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर लेंथ को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है, ये जो एरिया है ना इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होएगा? घटेगा। क्यों? देखना यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो क्या होगा? पहले इतने में ही थे इलेक्ट्रॉन, मान लेते 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले वो सिर्फ इतने में ही थे, इतने में टकरा रहे थे। अगर उनको और खुली जगह मिल जाएगी, ये जो एरिया है ये वाला मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है, और बड़ा कर दिया इसको एरिया। मैंने लेंथ नहीं बढ़ाई है, मैंने बस ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको बढ़ाया, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इस एरिया को बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उनको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अगर एक सड़क है, सड़क में 3-4 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो कम कोलाइड करेंगी। लेकिन अगर वहाँ सड़क में जैम लग रखा है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो उस टाइम पे तो कम हो जाएगी ना उनकी स्पीड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, ठीक है,
वो पहले इतने में कोलाइड कर रहे थे, ठीक है, अब उनको और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे आप कम कोलाइड करेंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो आर होगा वह एल के प्रोपोर्शनल है, आर ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे आर प्रोपोर्शनल एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको रो बोला जाता है, ठीक है। रो होता है रजिस्टिविटी, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो रो है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, जो रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो रो है वो रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो उसको देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे है वो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है, रो एल बाय ए है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, जो ये रो है ना वो आर के इक्वल होगा, कब, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर की लेंथ कितनी है 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। किसी कंडक्टर की 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर, चाहे वो कंडक्टर की लेंथ कितनी ही बड़ी क्यों ना और उसका एरिया कितना ही ज़्यादा, ये मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको मानते हैं ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये उसकी लेंथ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि कंडक्टर की पहले चाहे कितनी भी लेंथ होगी उसकी, हम सिर्फ 1 मीटर लेंथ लेंगे, ठीक है, 1 मीटर लेंथ लेंगे और एरिया चाहे कितना भी ज़्यादा होगा, हमें सिर्फ कितना एरिया लेना है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो या इसकी वजह से जो यहाँ पे कंडक्टर बनेगा, इसका जो रजिस्टेंस होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे या रजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, एक स्पेशल कंडीशन के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब लेंथ कितनी होगी 1 मीटर होगी, जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हमारे पास एक कंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया है, ठीक है। ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल और इसका जो ये लेंथ है यहाँ पे इसको मैंने डबल कर दिया, यहाँ पे लेंथ को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये बताना है यहाँ पे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है जो कंडक्टर की लेंथ होती है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ अभी मैं, रजिस्टिविटी की बात नहीं कर रही हूँ, रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ। तो अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो उसके लिए रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये रेजिस्टेंस होगा वो इस वाले का ज़्यादा होगा और इस वाले का कम होगा, ठीक है। मटेरियल सेम सेम है, मतलब मान लेते हैं ये भी वही मटेरियल एल्यूमिनियम मान लेते हैं, ये भी एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के दोनों मटेरियल पर बात ये हो रही है कि इसकी लेंथ क्या है, कम है, इसकी लेंथ क्या ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी उतना ही रख रखा है, ठीक है। चलो दूसरी चीज़, अगर मैं ये बोलूँगी ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये कोई दूसरा कंडक्टर है, इसकी लेंथ उतनी है, दोनों की लेंथ सेम सेम है, ठीक है, बस क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, आपकी बार डबल कर दिया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आपकी बार रेजिस्टेंस घटेगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, रजिस्टिविटी की बात करते हैं। रजिस्टिविटी कभी भी लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करती ही नहीं है। इसका मतलब ये मान लेते हैं हम लोग ये भी एल्यूमिनियम का है, ये भी एल्यूमिनियम का है, ठीक है। चलो तो इन दोनों की अगर मैं बात करूँगी, मैं ये बोली कि ये भी एल्यूमिनियम का, ये भी एल्यूमिनियम का, पर इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो क्या जो रजिस्टिविटी है, ये स्पेसिफिक रजिस्टेंस है, जो रो है, वो इन दोनों का कम ज़्यादा होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों के दोनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि जो रजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पर एरिया पर डिपेंड करती ही नहीं है, क्योंकि रजिस्टिविटी को हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दिया है। रजिस्टिविटी सिर्फ 1 मीटर लेंथ की ली जाएगी और 1 मीटर स्क्वायर एरिया की ली जाएगी। इसकी लेंथ तुम कितनी ही बढ़ा दो उससे मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ 1 मीटर की लेंगे ना हम यहाँ पे, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ चाहे कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, हम सिर्फ 1 मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी भी 1 मीटर ले लेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं वहाँ पे जब लेनी हमको 1 मीटर लेंथ के लिए ये रजिस्टिविटी, और मटेरियल सेम सेम होना चाहिए पहली बात, तभी रजिस्टिविटी सेम होगी। रजिस्टिविटी नेचर पे भी डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है।
चलो, तो मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे कि अगर हमें 1 मीटर लेंथ लेनी है दोनों की और 1 मीटर स्क्वायर दोनों का एरिया लेना है यहाँ पे, ठीक है, तब तो दोनों के लिए सेम सेम आ जाएगी रजिस्टिविटी, ठीक है। इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, उस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहे ये, ठीक है। सेम ऐसे इन दोनों के लिए भी हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ही ज़्यादा क्यों ना, हमें तो सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर लेना है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के लिए क्या हो जाएगी, सेम सेम हो जाएगी रजिस्टिविटी। तो रजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे और लेंथ पे, लेकिन रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि रजिस्टिविटी के लिए हम लोगों ने फिक्स कर लिया है कि 1 मीटर ही लेंथ होगी और 1 मीटर स्क्वायर ही एरिया होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ, ठीक है। लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, एंड अ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है। और एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, रो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो इसकी डायमेंशन होगी L3 T-3 A-2, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A हैविंग रेजिस्टेंस R, ठीक है। एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है, L है, और एरिया कितना है, A है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस इफ़ इट इज़ स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स लेंथ, ठीक है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि एक कंडक्टर है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है ना, अगर लेंथ को हम लोग क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, ठीक है, लेंथ को 3 गुना करेंगे, तो यहाँ पे जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो कितने गुना बढ़ेगा या कितने गुना घटेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कितना टाइम्स होगा पहले वाले का, ठीक है। तो इसमें ना एक लॉजिकल चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, उसको हम खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो क्रॉस सेक्शन, भले उन्होंने क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में यहाँ पे बात नहीं की होगी, लेकिन कंडक्टर को अगर हम खींचेंगे, ठीक है, उसकी लेंथ को 3 गुना कर रहे हैं, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, वो पहले का 3 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ को भले वो 3 गुना बढ़ा रहे होंगे, तो जो एरिया होगा ना क्रॉस सेक्शन का, वो भी क्या हो जाएगा, 3 गुना घट जाएगा, ठीक है, एरिया क्या होएगा, घटेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, अगर लेंथ एल है, एरिया ए है, ठीक है, तो जो आर होगा ना वो क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए हो जाएगा। ये पहले वाला रेजिस्टेंस है, जब हम लोगों ने खींचा नहीं था, उसको स्ट्रेच नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग खींचेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और आएगी, रो तो वही होगा, ठीक है। अगर हमारे पास मटीरियल सेम है तो आर रो की वैल्यू तो चेंज होने नहीं वाली, क्योंकि लेंथ और एरिया कम ज़्यादा होएगा ना, ठीक है, रो तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। लेंथ चेंज होगी तो एल डैश लिख लेते, ए भी चेंज होगा तो ए डैश लिख लेते, ठीक है। तो आर डैश किसके इक्वल आएगा, रो एल डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ को कितना करा उन्होंने, पहले का कितना करा, 3 गुना करा यहाँ पे, ठीक है। तो एल डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3L लिख सकते हैं ना। ए डैश को क्या लिख सकते हैं, A/3, पहले का क्या हो गया, 3 गुना घट गया हो, ठीक है। 3 ऊपर आ जाएगा, ये 3 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 9। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 रो एल बाय ए। इस रो एल बाय ए को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। इसका मतलब जो आर डैश होगा ना, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, वो पहले वाले का कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है, ठीक है।